डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने व्यतिकरण के बारे में जाना था कि व्यतिकरण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। व्यतिकरण को हमने मैथमेटिकली भी डिफाइन कर लिया था। आज हम व्यतिकरण के जो प्रकार हैं, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, उसको मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। चलिए सबसे पहले आते हैं संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण या इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखिए हमारे पास परिणामी आयाम का या परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला है। हमने निकाला था कि R इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, या तीव्रता के टर्म में क्या फॉर्मूला था, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू रूट I2 cos फाइव। अब संपोषी व्यतिकरण कब होगा? मैंने कहा था कि सारे आयाम जुड़े। कंस्ट्रक्टिव संपोषी का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो ये वैल्यू सारी की सारी पॉजिटिव, देखिए प्लस है, ये भी प्लस है, मतलब ये जुड़ ही रही है, फॉर्मूले में सब जुड़ रहा है। ठीक, तो कहाँ पे विनाशी होगा, मतलब कैसे डिस्ट्रक्टिव होगा? तो उसको चेंज करने का केवल एक ही टर्म इस फॉर्मूले में है जो वैल्यू को पॉजिटिव या नेगेटिव कर सकता है, वो फाई वाला टर्म, एंगल वाला। यही टर्म है जो ये बताएगा कि कब व्यतिकरण संपोषी होगा और कब व्यतिकरण विनाशी। अब आप लोग हाई स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ही रखे हैं, तो आप बताइए कि cos फाई की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, मतलब मैक्सिमम कितनी होती है और मिनिमम कितनी होती है। तो इसका सीधा सा जवाब है +1 से कहां तक, -1। जितने भी cos थीटा के जितने भी मान प्राप्त होते हैं, चाहे 30 हो, चाहे 45 हो, चाहे 60 हो, चाहे जितना भी हो, 360 हो, 270 हो, 220 हो, सारी वैल्यू किसके किसके बीच प्राप्त होती है? +1 से -1 के बीच। तो मैक्सिमम वैल्यू cos फाइव की कितनी हो गई? +1, और मिनिमम कितनी हो गई? -1। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या चाहिए? मैंने बताया था जुड़ना है, तो cos फाइव की कौन सी वैल्यू चाहिए हमें? +1 मैक्सिमम के लिए। हम लोग लिख लेते हैं cos फाइव हमारा कितना होगा? +1 अगर होगा तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, और व्यतिकरण हमारा क्या हो जाएगा? संपोषी हो जाएगा। तो अब वैल्यू हम लोग रख देते हैं +1 मैक्सिमम है, तो वैल्यू भी क्या आएगी? मैक्सिमम, R मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, या हम कह सकते हैं a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो आपका R मैक्सिमम है, चाहे आप इसको रिजल्टेंट मैक्सिमम लिख दें या एम्पलीट्यूड के टर्म में ऐसे लिख दिया जाता है कि a मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब तीव्रता पे आते हैं कि तीव्रता अधिकतम कब होगी। चलिए वहां भी cos फाइव की वैल्यू 1 रखिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू रूट I2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये आपका I मैक्सिमम मिल गया, ठीक ना? ये मैक्सिमम होगा क्योंकि आपने मैक्सिमम वैल्यू cos फाइव की पुट की हुई है। अब एंगल को देख लेते हैं कि किस किस कोण पर वैल्यू हमारी मैक्सिमम होगी, मतलब कलांतर फाई हमारा कब कब संपोषी होगा। cos फाइव बराबर +1, cos कितने अंश का मान 1 होता है? हमको पता है cos फाइव बराबर cos 0 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 1, मतलब फाइव बराबर कितना होना चाहिए? 0। पहला एंगल कौन सा मिल गया? 0। अब कब मिलेगा 1? 2 पाई, मतलब 360 अंश पे, तो 360 डिग्री घूम जाएगा, तभी फिर से 0 मिलेगा आपको। फिर कब मिलेगा?
4 पाई 720 अंश पे, और इसी तरह सो ऑन। तो हम लोग एक ऐसा फॉर्मूला लिखें जिसको हम व्यापक सूत्र कहें फाई के। कैसा सूत्र? व्यापक सूत्र, जिसमें वैल्यू रखने पर हमेशा संपोषी व्यतिकरण ही प्राप्त होगा। तो वो फॉर्मूला वाला होता है फाई इक्वल्स टू 2m पाई। क्या है वो जनरल फॉर्मूला? 2m पाई, जहां m बराबर आपका कितना है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब देखिए 0 रखिए, 0 आप रखेंगे आपको क्या मिल जाएगा? पूरी संख्या में 0 को गुणा हो गया, 0 मिल गया। 1 आप रखिए तो कितना मिल गया? 2 पाई। 2 आप रखेंगे तो 4 पाई, और 3 रखेंगे तो 6 पाई। इसी तरह से कंटिन्यू होता चलो। तो ये आपकी जितनी चीजें मिली, पहली हमें पाई की वैल्यू मिली थी, पाई इक्वल्स टू जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका कितना होगा? 2m पाई, जहां m आपका क्या होना चाहिए? m इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, डॉट 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 है। दूसरा हमको मिल गया कि a मैक्सिमम, कैपिटल A मैक्सिमम लिखें, स्मॉल a मैक्सिमम लिखें। एम्पलीट्यूड को आपको रिप्रेजेंट करना है, चाहे r से रिप्रेजेंट कीजिए चाहे कैपिटल A से। ये हमको मिल गया था a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। I मैक्सिमम आपको क्या मिला था? रूट I1 प्लस रूट I2 का। ये याद रखिएगा कि संपोषी व्यतिकरण के लिए इतनी चीजें होती हैं। अब हम लोग अगले पे चलते हैं, विनाशी व्यतिकरण पे। देखिए विनाशी व्यतिकरण का सेंस हम विनाश से लेते हैं, और विनाश किसी चीज में का जब होता है तो चीजें क्या होती हैं? घटती। क्या होती हैं? घटती हैं। यहाँ सारी की सारी चीजें मैंने आपसे बोला था कि पॉजिटिव हैं, सब तो आपस में जुड़ेंगी ही, तो घटेंगी कब? जब ये वैल्यू जो है फाई, ये निगेटिव होगा, है ना? तो cos फाई क्या मिला हमको? -1। सबसे कम जो होगा वही हम ले लेते हैं। वहां पे हम लोगों ने जो सबसे ज्यादा था उसको लिया था, यहाँ पे हम क्या लेंगे? सबसे कम। तो cos फाई इक्वल्स टू -1 हम लोग जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। अब मैथमेटिकली में आप बताएंगे कि कब cos फाई की वैल्यू -1 होती है। तो हम सबको पता है कि cos 180 अंश का मान -1 होगा। 0 से जब आप चलना शुरू करेंगे तो पहला -1 आपको कब मिलेगा? 180 अंश पे। इसको हम लोग लिख लेते हैं cos फाई दैट इज इक्वल टू cos पाई, क्योंकि पाई बराबर कितना होता है? 180 अंश। ठीक, तो पाई की पहली वैल्यू क्या मिली हमको? पाई। दूसरी क्या मिलेगी? पहले वाले को याद कीजिए, 0 2 पाई 4 पाई, मतलब कितना बढ़ रहा था? 2 आगे बढ़ रहा था। यहाँ भी इस तरह से कीजिए, 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 3 पाई। आगे 2 और जोड़ दें तो 5 पाई, आगे जोड़ दें तो 7 पाई, इसी तरह से सो ऑन। अब इसका जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। तो जनरल फॉर्मूला इसका हो जाएगा 2m - 1 पाई। ये इसका जनरल फॉर्मूला, ठीक ना? 2m - 1 पाई। m बराबर क्या? 0 1 2 3 और सो ऑन, कंटिन्यू हो जाए। तो पहली वैल्यू 0 रख के हम चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ 0 रख दूं तो हमको कितना मिल जाएगा? सॉरी, 0 नहीं रखेंगे, m बराबर 1 से। यहाँ पे 0 से नहीं शुरू करते, 1 से शुरू करते हैं। रख दूं तो 2 एकदम 2 में से गया 1, पहली वैल्यू क्या मिली? पाई। 2 रखिए, 4 - 1 3 पाई। 3 रख दें, 6 - 1 5। तो आपका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? 2m - 1 पाई। याद रखिएगा ये m बराबर कहाँ से शुरू होगा आपका? 1 2 3 से, 0 इसमें इंक्लूड नहीं होता, ठीक ना? मैं जनरल फॉर्मूले को यहाँ साइड में लिख लूँ, फाई इक्वल्स टू 2m - 1 पाई। ठीक, दूसरा हमको क्या काम करना था? एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड रख दीजिए, r इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। जब यहाँ -1 रखेंगे तो -2a1 a2, ठीक ना? वैल्यू क्या मिल जाएगी? -2a1 a2, या r इक्वल्स टू a1 - a2 का होल स्क्वायर। कितना मिला? a1 - a2 का
होल स्क्वायर। और ये क्या है? सबसे कम है, मिनिमम है, या इसको हम एम्पलीट्यूड के टर्म में लिख लें तो a मिनिमम दैट इज इक्वल टू a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। बहुत सी बुक्स में r लिखा मिलेगा, बहुत सी बुक्स में कैपिटल A लिखा मिलेगा, और बहुत सी बुक्स में आपको ये स्मॉल a लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा? स्मॉल a। तो आप जिससे चाहें उससे इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। a मिनिमम हमें प्राप्त हो गया, हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं a मिनिमम इज इक्वल टू a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। अब हम आते हैं इंटेंसिटी पर, तीव्रता पर। तो I भी क्या हो जाएगा? मिनिमम I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 रूट I2। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं? रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये हमको तीसरा टर्म इसमें मिल गया, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। समकोसी व्यतिकरण के लिए cos phi इक्वल्स टू 1 लिख के जनरल फार्मूला निकालेंगे, फिर अधिकतम आयाम निकालेंगे, फिर अधिकतम तीव्रता निकालेंगे। इसी तरह विनाशी व्यतिकरण में cos phi इक्वल्स टू -1 रख के पहला काम करेंगे, जनरल फार्मूला निकालेंगे, फिर न्यूनतम आयाम निकालेंगे, फिर न्यूनतम आपकी तीव्रता हम लोग ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे बराबर का निशान रहेगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक। हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले दो टॉपिक हम लोग और कवर कर लेते हैं। पहला है कि कला संबद्ध स्रोत क्या होता है, और दूसरा हमारा टॉपिक है कि व्यतिकरण को देखने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। सबसे पहले आते हैं कोहेरेंट सोर्स पे, मतलब कला संबद्ध सोर्स पे। तो ऐसे दो स्रोत जिनका कलांतर समय के साथ नहीं बदलता है, उनको हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। कैसे स्रोत? दो स्रोत जिनकी कलाओं का अंतर समय के साथ न बदले। याद रखिएगा, कलाओं का अंतर नहीं बदलना चाहिए, कला बदल सकती है। जैसे मान लेते हैं कि किसी क्षण कलांतर था, पहली तरंग का पहले तरंग की जो कला है वो 60 डिग्री है, और दूसरे तरंग की जो कला है वो कितनी है? 40 डिग्री। तो कलांतर इसका φ1 माइनस φ2 क्या होगा? 20। कितना मिल रहा है? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 20, 40 माइनस 60। अब ये समय t बराबर 1 सेकेंड का, ठीक ना? समय t बराबर 2 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो, ये आपका पहुंच गया 110 और ये पहुंच गया 90, सॉरी हाँ 90 पहुंच गया। तब भी देखिए फाई आपका क्या है? φ1 माइनस φ2 चेक करें तो हमारा कितना मिला? 20 ही मिला, ठीक ना? तो कला संबद्ध स्रोत कैसे होते हैं? ऐसे दो स्रोत जिनका समय के साथ कलांतर में परिवर्तन ना हो। याद रखिएगा, कला बदल सकती है। कला यहाँ पे 60 थी, यहाँ 40 थी, 110 हो गई, 90 हो गई, लेकिन कलांतर जो था वो 20 ही है, ठीक ना? तो इस ऐसे दोनों स्रोत को हम कैसे स्रोत कहते हैं? कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। अब आते हैं कि व्यतिकरण को देखने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। व्यतिकरण तो हर जगह होता रहता है प्रकाश का, दो तरंग स्रोत से होना होता, लेकिन उसको हम देखेंगे कैसे, उसके लिए आवश्यक शर्त क्या है? पहली शर्त यही होनी चाहिए कि जो दोनों स्रोत हैं वो कैसे हों? कला संबद्ध हों। दूसरी, प्रकाश के दोनों स्रोतों का तरंगदैर्घ्य अथवा आवृत्ति जो हम ले लें, चाहे तरंगदैर्घ्य लें चाहे आवृत्ति, दोनों ही क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तीसरा, दोनों स्रोतों का आयाम क्या होना चाहिए? समान या लगभग समान होना चाहिए। चौथा, जो छिद्र हैं वो हमारे कैसे होने चाहिए? बहुत ही संकीर्ण होने चाहिए। छिद्र संकीर्ण होने चाहिए। अब आप छिद्र नहीं समझ पा रहे होंगे कि कहाँ पे छिद्र संकीर्ण होने चाहिए, तो हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इसको देखेंगे। आते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। थॉमस यंग ने क्या किया कि व्यतिकरण को डिफाइन किया इस पर एक पर्दे पर, ठीक ना? उन्होंने एक मुख्य स्रोत लिया S, क्या लिया? एक मुख्य स्रोत S, और उसके आगे दो और स्लिट रखी जिनका नाम था S1 और S2। स्लिट S के आगे दो स्लिट्स S1 और S2, और इससे कुछ दूरी पर एक पर्दा हमारा L
रख दिया। यहाँ पर आपको ये इतना काम करने की क्या जरूरत थी, पहले हम इसको समझते हैं। हमें समान आवृत्ति के दो स्रोत चाहिए, ठीक ना। तो समान आवृत्ति का दो स्रोत कहीं पे तो आपका नेचर में तो आसानी से कहीं पे भी एक है, दूसरा मिल गया। लेकिन जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो समान आवृत्ति के दो स्रोत कैसे उत्पन्न करेंगे। तो हम लोग एक स्लिट लेते हैं, यहाँ पे मेरा प्रकाश स्रोत, यहाँ से तरंगिका बनते हुई इस क्षेत्र पे पहुंची, यहाँ पे द्वितीय तरंगिका बनी, आगे बढ़ी और यहाँ पे दो स्लिट अल्प दूरी पर रखे हुए हैं। तो ये वाला एक नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगा और ये वाला एक नए तरंग स्रोत का। हमको पता है हाइगन्स के द्वितीय तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर क्या कि जो पुरानी तरंग की आवृत्ति होगी वही आवृत्ति नए तरंग की भी होगी और वेग भी उसी प्रकार उसका समान बना रहेगा। तो एक स्रोत से हमने व्यतिकरण के लिए आवश्यक दो तरंग स्रोत अपनी लैब में या थॉमस यंग ने अपनी लैब में उत्पन्न किए, जिसके कारण उन्हें समान आवृत्ति के दो स्रोत मिल गए। अब यहाँ से एक तरंग चलना शुरू करती है और यहाँ से दूसरी तरंग चलना शुरू करती है। तरंग में क्या पाए जाते हैं, किसी भी तरंग में श्रृंग और गर्त होते हैं। तरंग इस तरह से चलती है, ऐसे, ये श्रृंग और ये गर्त, ठीक ना। यहाँ पर फिगर में डॉटेड लाइन और फुल लाइन से हर स्रोत पे खींचा गया है। पहले आपकी फुल लाइन है, फिर कौन सी लाइन, डॉटेड लाइन। तो जो फुल लाइन है वो श्रृंग को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक, इसको रिप्रेजेंट कर रही है श्रृंग को, और जो डॉटेड लाइन है हमारी वो रिप्रेजेंट करती है गर्त को, ठीक। अब ये दो तरंगें आगे बढ़ रही हैं, एक दूसरे के ऊपर श्रृंग और गर्त अध्यारोपित हो रहे हैं। हमने आपको व्यतिकरण में ही बताया था कि जब श्रृंग और श्रृंग अध्यारोपित हो रहे हैं तो वहां पर संपोषी व्यतिकरण होगा, या गर्त और गर्त अध्यारोपित हो रहे हैं तो वहां संपोषी व्यतिकरण होगा। लेकिन जब श्रृंग और गर्त अध्यारोपित होंगे तो वहां पर कैसा व्यतिकरण प्राप्त होगा हमको, विनाशी। तो इस चित्र में हमने कुछ लाइनें खींची, ये लाइनें। तो जो रेखा संपोषी व्यतिकरण को मिलाते हुए आगे बढ़ रही है, अर्थात जहां श्रृंग और श्रृंग मिल रहे हैं या गर्त और गर्त मिल रही है, उन पॉइंट्स को, जैसे श्रृंग और श्रृंग मिल गया ऐसे, या गर्त और गर्त मिल गई ऐसे, तो एक इस पॉइंट को मिलाते हुए जो रेखा खींची जा रही है उस रेखा को हम लोग बोलते हैं एंटी नोडल लाइन। इस लाइन का क्या नाम होगा, एंटी नोडल लाइन। और वो रेखा जो विनाशी व्यतिकरण को मिलाते हैं वह आगे बढ़ रही है, अर्थात जहां केवल और केवल श्रृंग गर्त मिल रहे हैं, उस रेखा को हम क्या, कौन सी लाइन कहेंगे, आपके डार्क में मिलेगा, दैट इज नोडल लाइन। क्या कहलाएगी, नोडल लाइन कहलाएगी। हम देखेंगे कि जब इन लाइनों को खींचा जाता है तो ये जो हमारा पर्दा है इस पर एकांतर क्रम में, एकांतर का मतलब एक के बाद दूसरा, एकांतर क्रम में ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। जहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिक है, मैंने बोला एंटी नोडल लाइन पे संपोषी व्यतिकरण हो रहा है लगातार, तो वहां पे प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो पर्दे पर दीप्त फ्रिंज, मतलब ब्राइट, चमकीला, ज्यादा चमकीला फ्रिंज प्राप्त होगा, उसको हम दीप्त फ्रिंज कहते हैं। और इसके विपरीत जब तीव्रताओं का विनाश होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा, तो वहां पर हमारी डार्क फ्रिंजेस, मतलब अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती जाती हैं। थॉमस यंग ने व्यतिकरण को इसी प्रयोग के आधार पर पर्दे पर प्राप्त करके दिखाया था, जिसमें इस तरह से आपको मिलेगा। ये अगर हम मान लें डार्क फ्रिंज है, फिर ये डार्क फ्रिंज है, तो ये बीच में जो आपकी चमकती हुई दिख रही है ये आपकी कौन सी फ्रिंज प्राप्त हो रही है, ब्राइट। अब इसके आगे हम लोग फ्रिंज विड्थ, दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की स्थितियों का अध्ययन करेंगे, वो अगले। धन्यवाद।